नमस्कार दोस्तों। बस जिसका इंतज़ार पूरे देश को था, आपको है, वो घड़ी आ चुकी है और 7 चरणों का जो मतदान होने वाला है, कल लोकसभा के पहले चरण का मतदान है। 102 सीटों के लिए है। तमिलनाडु में पूरे राज्य की 39 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ जा रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी जो 5 सीटें हैं उसका भी मतदान हुआ जा रहा है। तो सब जगह की कहीं 6 सीटें हैं, कहीं 4 सीटें हैं, कहीं 2 सीटें हैं, लेकिन इस तरीके से कुल 102 सीटें हैं। जिन 102 सीटों में से अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, 2019 में जो आई थी सीटें, वो भारतीय जनता पार्टी को करीब 40 मिली थी। ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ, लेकिन आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए हमारे साथ अभय राय जी हैं। वो चूँकि हमारे डेटा बाबू टाइप के आदमी हैं और कुल मिला के इंसाइक्लोपीडिया हैं, तो मेरी गलतियां जो होंगी वो दुरुस्त कर देंगे। लेकिन विश्लेषण में आपको हम कह सकते हैं कि बुलंद भारत टीवी आपको वही बताएगा, आपसे वही बात करेगा जो वाकई उसने ज़मीन पर जाकर देखा है, समझा है। लोगों से बातचीत करने के बाद हम अपनी एक निष्कर्ष, जिसको कहते हैं रिजल्ट को लेकर नहीं, जो धारणा बनी हुई, जो विचार बना हुआ, उस पर हम बात करेंगे। तो अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे लगता है कि जो कल का मतदान है, तो मोदी की गारंटी और इंडिया ने जो अपना एक गठबंधन बनाया, जो चुनौती दी है, उनका एक तरीके से टेम्पो सेट हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं? चूँकि अगर वैसे देखा जाए तो ये चरण जो सत्ताधारी दल है उसके लिहाज से कमज़ोर माना जा रहा है और हमेशा 2019 में भी कमज़ोर माना जाता था। सीटों की संख्या के लिहाज से अगर देखें तो 102 में से 40, जो कि मौजूदा नंबर से बिल्कुल कंट्रास्ट है। लेकिन क्या इस बार ये आंकड़ा कुछ आप बदलते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, इसमें अगर 102 सीटों में अगर हम देखें तो 102 सीटों में जो 38 सीटें, मतलब तमिलनाडु की जो 39 सीटों में 38 सीटें कांग्रेस गठबंधन, मतलब डीएमके और जो आज का इंडिया गठबंधन है उनके पास है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 38 सीटें तो कम से कम ऐसे ही हो गई। तो तमिलनाडु की राजनीति का ये मिजाज है कि वहाँ एक बार बारी बारी से सत्ता का परिवर्तन होता रहता है। तो लोकसभा में भी ऐसी बातें होती हैं। 2019 में जिस तरीके से डीएमके ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था, उससे पहले अन्ना डीएमके, हालांकि अन्ना डीएमके कमज़ोर हो चुकी है, टूट चुकी है जयललिता के बाद, और इसलिए जो वहाँ बीजेपी जितना ज़ोर लगा रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको ये लगता है कि जो अन्ना डीएमके का स्पेस है वो हमें मिल सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा, आप तो खुद गए हैं तमिलनाडु में, आपने काफ़ी दिन गुजारे इस चुनाव को लेकर जी, बहुत सारी चीज़ें कवर की। तो आपको कैसा लगता है वहाँ जो ज़मीनी हकीकत है, उस ज़मीनी हकीकत को आप किस तरीके से? देखिए अभय जी, एक चीज़ तो मैं कहूँगा, तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है। नतीजे बदलेंगे इस बार, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। कैसे बदल रही है? पहले जो आपने शुरुआत में कहा अभय जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 ध्रुवों के बीच में वहाँ पर राजनीति हो रही थी पिछले कुछ समय से। द्रमुक यानी द्रमुक मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो एआईडीएमके और डीएमके के बीच में, मतलब वहाँ 2 चेहरे होते थे, करुणानिधि और जयललिता। तो एक कलैग्नार बोले जाते थे जी। और जयललिता एमजीआर की लेगेसी को आगे लेकर चल रही थी। तो कुल मिला के आप जानते हैं, तमिलनाडु का आदमी काफ़ी इमोशनल होता है और अपनी परंपरा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, और उसके जो राजनीतिक आग्रह या पूर्वाग्रह होते हैं, वो किसी भी और राज्य की तुलना में मुझे ज़्यादा नज़र आए हमेशा से, अभय जी। लेकिन अब क्या हो रहा है? देखिए, धीरे धीरे क्या होता है कि एक तमाम भाषा को लेकर बहुत सारी दिक्कत थी। इसी बीच आपने देखा होगा सनातन को लेकर एक डिबेट चली। लेकिन मैं आपसे कहूँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है कि जो दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, इन सब से जो लोगों का आना जाना हुआ है, उसने कहीं की भी जो कट्टरता हो, कहीं की भी जो जड़ता हो, उसको तोड़ा है। और सनातन जैसे प्रवाहमान है ना, तो सब घुल मिल जाता है। उस तरीके से राजनीति भी अब वहाँ पर उसी ढर्रे पर चल रही है। अच्छा, अब जयललिता भी नहीं है, करुणानिधि भी नहीं है, लेकिन जयललिता की लेगेसी संभालने वाला कोई नहीं है। करुणानिधि अपने जीते जी कैसे उन्होंने, आपको याद होगा, अपने बड़े बेटे जो थे उनको पूरी तरीके से किनारे कर दिया था और स्टालिन के हाथ में
बेटन थमा दी थी। अब मैं आपसे कहूं अभय जी, मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं, माफ़ी चाह रहा हूं, जी, क्योंकि नहीं, आपने नहीं, बड़े बिल्कुल। राज्य का नहीं, बिल्कुल। काफ़ी मसला छेड़ा है, महत्वपूर्ण तो है। उसमें महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा उस पर बात करना ज़रूरी है। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावना है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि जितना जोर हमने देखा बीजेपी इस समय लगा रही है तमिलनाडु में, उतनी कभी ताकत नहीं लगाएगी। और उनके पास, जिसको कहते हैं एक छोटा मोदी कहा जा रहा है, उनके पास एक ऐसा चेहरा आ गया है, पूर्व आईपीएस और किस तरीके से आईआईएम लखनऊ से पास आउट इंजीनियर, उसके बाद आईपीएस, उससे 8 वर्ष का अनुभव लेने के बाद पूरे तमिलनाडु की सारी विधानसभा सीटों की पदयात्रा कर डाली उस आदमी ने। मैं बात कर रहा हूं अन्नामलाई की। अन्नामलाई एक ऐसा कैरेक्टर है कि आज तक ये भी नहीं पता है कि वो अपनी सीट जीत पाएंगे कोयम्बटूर वाले या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ पर। जी, जी। लेकिन चर्चा में सिर्फ अन्नामलाई हैं। स्टालिन के अलावा अगर और कोई फिगर वहाँ पर चर्चा में है तो आप यकीन मानिए कि वो अन्नामलाई है। पिछली बार 4% से भी वोट कम थे। तो एक सवाल मैं इसमें और डाल देता जी। हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे तमिलनाडु की जो राजनीति है, व्यक्तिगत राजनीति है, वहाँ मतलब पर्सन का लोग पूजा करते हैं, मंदिर बना बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि जैसे जयललिता और करुणानिधि का एक चेहरा आया था, कल्ट तो थे। ऐसा हो सकता है कि अब डीएमके के खिलाफ जो है बीजेपी का एक चेहरा अन्नामलाई हो और वो वहाँ की राजनीति के लिए स्टैब्लिश हो जाए, जिस तरीके से जयललिता का जो स्पेस है, क्योंकि वहाँ तो अब कुछ रहा नहीं। देखिए, ये बात मुझे लगता है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी अभय जी, लेकिन ये चीज़, इसमें दरअसल 2 परिवर्तन आ रहे हैं। जो अभी ना द्रमुक के जो एक तरीके से देखा जाए जो करुणानिधि जैसा क्रेज़ ना स्टालिन का है और जयललिता है नहीं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि वो जो कल्ट वाले जो चेहरे थे, जी। वो उस तरीके कोई चेहरा आज की तारीख में वहाँ की राजनीति में नहीं है। वहाँ पर कुछ सिनेमा स्टार हैं, रजनीकांत के बाद वहाँ विजय कुमार हैं, तमाम लोग इस तरीके के आते रहते हैं। लेकिन राजनीति में हाँ, ये मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को तो इतना लोकप्रिय चेहरा अभी तक नहीं मिला था, जो अन्नामलाई के रूप में मिला है। और वो लगातार मेहनती चेहरा इस बार सीटों में कितना परिलक्षित होता है, अगर मैं सीटों की बात करूँ तो 2 से 4 सीटें हैं, मैं कह सकता हूँ अभय जी, जो भारतीय जनता पार्टी टक्कर में आ रही है पूरी तरीके से। कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं कहीं सीधा मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला जहाँ पर है वहाँ पर संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे जो अन्नामलाई की सीट है कोयम्बटूर, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीनों एक ही समाज के आने वाले लोग, एक ही जाति से आने वाले लोग हैं, चाहे डीएमके के हों, चाहे भाजपा के हों, या फिर चाहे एआईडीएमके के हों। अब वहाँ पर कोयम्बटूर में क्या होता पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पर इस तरीके से फाइट में है, यही अपने आप में उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो आप कन्याकुमारी को ले सकते हैं। कन्याकुमारी सीट भारतीय जनता पार्टी पहले जीत चुकी है एक बार अकेले दम पे। वैसे तो हम 98-99 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो उससे आप किसी सही तस्वीर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो आंकड़ा आप बता दीजिएगा दर्शकों को कितनी सीटें जीते थे। लेकिन तब एक बार आप एआईडीएमके के साथ में थे और एक बार डीएमके के साथ में थे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आप मानकर चलिए कि अभय जी, भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज में काफ़ी गेन करने जा रही है, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये कहना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, अन्नामलाई का क्रेज मुझे ठीक ठाक देखने को मिला। थोड़ी दिक्कतें उनको पार्टी के अंदर से हैं, पार्टी के जो अंदर के जो पुराने नेता हैं वो उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक ऐसा 90 और 2000 वाले दशक वाले जो लोग हैं पुराने, जो जीते थे वहाँ। जी हाँ, जीते भी थे और जो संगठन में लगातार रहे हैं। एक सीट वहाँ जो है शिवगंगा सीट है, चिदम्बरम की सीट रही है, अब उनके बेटे वहाँ से हैं। कार्ति उस चिदम्बरम सीट को लेकर आप क्या देखते हैं वहाँ? जैसे नहीं, देखिए वहाँ पर बहुत दिक्कत उनको नहीं है, क्योंकि साथ में लड़ रहे हैं ना। एआईडीएमके से फाइट है वहाँ पर, चूँकि डीएमके ने साथ ही दे रखा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको वहाँ पर नहीं हो। पिछली बार भी उनको अच्छा खासा जी 50% से भी ज़्यादा 50% से ज़्यादा वोट मिला था, तो वो दिक्कत अभी उनको वहाँ पर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफ़ी ताकत लगाई जा रही है। लेकिन दिक्कत है कि जो उनका विरोधी वोट है वो तो बट रहा है ना। एक सीट पे और आपसे पूछना चाहूँगा, वो चेन्नई में आपने शहर भी काफ़ी कवर किया जी। चेन्नई जो साउथ की सीट है, जहाँ से तेलंगाना के राज्यपाल को इस्तीफा दिलाकर और उनको सौंदर्य राजन तमिलिसाई सौंदर्य, उनको उस सीट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो अच्छी फाइट दे रही वहाँ पर। वोट परसेंटेज चेन्नई में खास तौर से बहुत ज़्यादा उनका बढ़ने जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना अभय जी, वहाँ दिक्कत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अब प्रसार कर रहा है।
4% से अगर मैं सर्वेक्षणों की बात करूं और जो लगातार जो लोगों से बात की है, तो डबल डिजिट की जो बात कह रहे हैं, लग रहा है कि लोग डबल डिजिट में जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेरा अपना आकलन है वो 15% से ऊपर तक जा सकता है अभय जी, वोट परसेंटेज। तो अगर ये 15% जाता है तो ये बहुत अचीवमेंट है भाजपा निश्चित। के लिए। कहाँ 3% 2014 में 5-5.5% ही वो ज़्यादा जो उसका वोट था, जी। 2019 में तो काफ़ी कमा। हाँ। तो ये 15% तो आप बता रहे हैं, तो ये तो बहुत नहीं, ये इतना तो भाजपा- होगा। दरअसल हुआ क्या, सनातन पर जो मूर्खतापूर्ण बयान दिया स्टालिन ने, जी उसने तमिलनाडु में तमाम लोगों को, जो ऐसे लोग थे जो सत्ता से उनको, दरअसल वहाँ पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कभी नहीं होता था, लेकिन जब आप किसी के प्रति इतनी हिकारत रखेंगे और नफरत का भाव रखेंगे, तो जब सवाल अस्तित्व पर आ जाता है, व्यक्ति की पहचान पर आ जाता है, तो अब लोगों को ये समझ में आने लग गया। और फिर दूसरी बात है कि डिलीवर भी आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक विषय है। अन्नामलाई या नरेंद्र मोदी वो एक वहाँ पर विकल्प के तौर पे अपने आप को वहाँ होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा नहीं ये विकल्प तो हो सकते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी तो मतलब काउ बेल्ट की पार्टी है, बिल्कुल। हिंदी भाषी पार्टी है, उसको ही नहीं मानते थे। अब कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए ना, वहाँ पर कांग्रेस ने किस तरीके से पूरी जमीन इन दो क्षेत्रीय दलों के सामने खो दी है। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और अभय जी आगे बढ़ें, तो एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर पॉइंट आता है कि कैसे जो है व्यक्तिवादी जो राजनीति होती रही है। स्टालिन वहाँ पर निश्चित तौर पर निर्विवाद रूप से करुणानिधि के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन जो परिवार के जो अन्य लोग भी हैं, उनके अंदर भी गाहे बगाहे प्रश्न उठते रहते हैं। तो उस तरीके का पूरी तरीके से वो जिसको बोलते हैं ना कि एक्यूट पावर जो बोलते हैं, एक्यूट विश्वास, पावर भले वो कर रहे हो लेकिन विश्वास नहीं। अभी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास पावर है, लेकिन विश्वास नहीं है। और बीजेपी के साथ क्या है कि इस बार 23 सीटों पर 39 में से वो कमल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रही है, और 16 सीटें हैं पीएमके है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन से भी 1 या 2 सीटें, मतलब हाँ, गठबंधन ठीक ठाक है। 9 या 8 पार्टियों का गठबंधन है। जी, उसमें जी। दिनाकरण से लेकर वो अन्ना डीएमके से ही टूट कर लोग आए हैं। जी, पनीर जी। सेल्वम की पार्टी जो जी। अन्ना डीएमके का एक पार्ट है। तो टक्कर तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक होनी चाहिए। हाँ, नहीं, टक्कर होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं, व्यक्ति पर ही पूरा काम चल रहा है। एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी और दूसरा व्यक्ति है अन्नामलाई। लोग मोदी का अक्ष देख रहे हैं अन्नामलाई में कि ये आदमी मेहनत करता है, बात करता है, डिलीवर करता है, मृदुभाषी है, लेकिन जब काउंटर करना होता तर्क के साथ में इस तरीके से बातें करता है और उनकी भाषा बोलता है। वो उनका धरती पुत्र है। वो वही धोती और शर्ट पहनता है सफ़ेद रंग की जो तमिलनाडु की पहचान है। वो लुंगी पहनता है, और वो लुंगी पहनना उसके लिए फैशन नहीं है, वो उसकी संस्कृति है, उसकी जीवनचर्या है। तो वो उनका अपना व्यक्ति है। तो ये जो बाहरी का जो ठप्पा लगाया जाता था, जैसे पश्चिम बंगाल में बाहरी का ठप्पा लगाया जाता था, असम में लगाया जाता था, तमाम जो गढ़ तोड़े हैं, तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ कि हो सकता है कि जो चक्रव्यूह के 7 द्वार होते हैं, तो 7वें द्वार का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 6 द्वार तो टूट रहे हैं अभय जी इस बार, इतना मैं कह सकता हूँ। और इस लिहाज से कह रहा हूँ, सीटों के लिहाज से नहीं, लोग भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, टक्कर में मान रहे हैं। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की एक सफलता होगी। और कांग्रेस वहाँ पर डीएमके के साथ में है। दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, ये परसेप्शन रहा है। लेकिन तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ वो डीएमके के कंधों पर सवार है। बिल्कुल। उनके कुछ स्थानीय क्षत्रप हैं, नेता हैं, जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अभी अगर मैं कहूँ स्टालिन के बाद अगर कोई एक नाम आता है तो वो अन्नामलाई का आता तो है। इस बार लगता है कि आपको जो हिंदुत्व का एजेंडा है, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में जहाँ तक मैंने देखा है, अगर आंकड़े पर अगर जाएं तो 87-88% वहाँ हिंदू आबादी है। तो आपको लगता है कि ये जो एजेंडा है हिंदुत्व का, जो भाजपा का, वो भी वहाँ कुछ इस बार, क्योंकि सनातन के विरोध से अगर उसको हम जोड़ कर देखते हैं। देखिए अभय जी, थोड़ा सा उनका हिंदुत्व की जो उनकी डेफिनेशन है, थोड़ी सी मतलब वो राजनीतिक तौर पे थोड़ी अलग है। बाकी सांस्कृतिक तौर पे वो पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं ये जो भाव था उनके अंदर कि हमको बहुत दबाया गया, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इस तरीके के तमाम भाव, भाषा को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी जैसे आपको मालूम ही होगा एक समय तो तमिल ईलम की बात भी होती थी। तो सबसे बड़ी तो मुझे लगता है कि उपलब्धि, चाहे वो पुरानी सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार रही हो, वो ये है कि आज की तारीख में ये सब विषय नहीं है। अलग वाली जो कम से कम ये पृथक
जो एक ये चला था, आपने देखा कि हाँ, उसी के लिए तो प्रभाकर ने डाइल्यूट क्या हुए किया। हैं। अच्छा, वो उनको भी समझ में आ गया है कि दरअसल हम सब जो भारतवासी हैं, जब भारत के साथ हैं, तो अंदर से जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको ये लगने लगा है कि नहीं भाई, हम इस देश के हैं और हमारा डीएनए एक है। जो एक अलग बिल्कुल खाई पैदा करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो उनको इसलिए सूट करता है, कुछ भाव है कि भाई सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेन हमारे यहाँ आता है, लेकिन दूसरे लोगों को मिल जाता है। तो ये सब जो विषय हैं वो राजनीतिक हैं, वो सांस्कृतिक और अपनी पहचान से जुड़े हुए नहीं हैं। जी, जी। उस तरीके से उनकी सांस्कृतिक पहचान के मायने दूसरे हैं, वो ज़्यादा कर्मकांडी हैं, वो अपने रिचुअल्स को लेकर ज़्यादा, जिसको मैं कहूँ कि कट्टर हैं, कतई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और बल्कि आपको याद होगा कि एक व्यक्ति ने कहा भी कि स्टालिन भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन घर में तो वो भी हवन और पूजन बिल्कुल, करवाते हैं। ये सही बात है, बिल्कुल। चलिए तो लेकिन मैं अब आपके पास तमिलनाडु से बाहर निकलता हूँ थोड़ा सा। जी। अब मैं आऊँगा थोड़ा हिंदी बेल्ट की तरफ, क्योंकि तमिलनाडु पे काफ़ी चर्चा हो गई है भाई जी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, बिहार में भी कुछ सीटें हैं और महत्वपूर्ण सीटें हैं, जी। उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, करीब 8 मंत्रियों के भी पहले चरण में दांव, नितिन गडकरी समेत जो है, संजीव बालियान समेत तमाम जो लोग हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बिहार में तेजस्वी का रथ काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, बीजेपी और नीतीश कुमार एक लीथल कॉम्बिनेशन साथ में है, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव होना है उनका क्या? देखिए, वहाँ जिन सीटों पर चुनाव होना है वो ये मैक्सिमम जो है 3 सीटें और 4 सीटों पर चुनाव है, और 3 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास, भाजपा माने गठबंधन के पास। तो आपने देखा ही होगा कि बिहार की जो स्थिति है नीतीश कुमार के आने के बाद, जो एनडीए की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार 40 सीटों में ये नहीं लगता है कि पिछली बार की तरह बिल्कुल 39 सीटें जो है वो गठबंधन के पास चला जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान भी अब आ गए। जो पशुपति पारस थे, चाचा ये थे, वो भी ठीक मान है, लिया मान के गया। चलिए कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रहा, और मजबूरी में भले ही उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, लेकिन अब भी वो भी साथ में हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। तो ये तो है कि इस बार जो कहा जा रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप वहाँ रहेगा, वो अब कम हो गया नीतीश कुमार के आने के बाद। तो आप मान के चलिए कि जो पहले चरण में मुझे नहीं लगता है कि किसी सीट में कोई परिवर्तन होने जा रहा है। तो बिहार की जो और सीटें हैं उसमें 2-3 सीटों का ज़रूर फ़र्क आएगा। इस बार 40 से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है। लेकिन हाँ, तो फिर 400 पार का जो आंकड़ा है, अगर जो बात कही जा रही, फिर वो तो फिर कपोल कल्पना ही मानी जाएगी फिर नहीं, तो? 400 अगर 400 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें यही है कि वो सीटें जो हैं कहीं ना कहीं ये साउथ से, इनको साउथ से काफ़ी उम्मीद है। केरल में भी लगता है कि ये कम से कम एक सीट पर इनका ये है कि एक सीट हम केरल से जीत जाएंगे। आंध्र प्रदेश में कम से कम 3 से 4 सीटों पर इनका ये है कि आंध्र प्रदेश में 3 से 4 सीटें जीत जाएं। तेलंगाना में पहले से इनके पास 4 सीटें हैं, वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि फाइट जो है इस बार लग रहा है कि जिस तरीके से मेहनत कर रही है, और आप काफ़ी उस पर ध्यान भी दिया, आपने देखा होगा कि हैदराबाद जो एक सीट है, ओवैसी भले ही वहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन माधवी लता को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, उन्होंने सिर्फ अपनी सीट पे नहीं, उन्होंने पूरे तेलंगाना में एक माहौल बनाया है। तो ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा, और ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है पॉलिटिक्स में। जैसे ट्रेंड सेट करती है बीजेपी, इससे पहले भी सेट किया है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में 2 बार उन्होंने ट्रेंड सेट किया 50 सीटों से ऊपर का, लेकिन उसका नतीजा तो ये होता है। तो ये एक तरह से मान के चलिए कि बीजेपी इस चीज़ में, उसको ये लगता है कि भाई आप अपना बड़ा लक्ष्य जो है सेट करें, उसके बाद मेहनत भी उसी हिसाब से करते हैं लोग। जी, नहीं मतलब मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था भाई जी, क्योंकि देखिए जहाँ पर आप हैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, चूँकि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पर आप बहुत सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए। दिल्ली की भी साथ के साथ वो सीटें हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सीटों को बरकरार रख के ही अगर नई जगह आप जाएंगे, तभी आप बड़ा लक्ष्य पा पाएंगे। तो बिहार में आपको लग रहा है कि वाकई मतलब तेजस्वी ने
अकेले जाने के बाद भी अपनी ज़मीन जो तेजस्वी और राहुल का जो इस बार कॉम्बिनेशन है वो कुछ काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो जो मोदी और नीतीश जब साथ में आते हैं तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते थे। नहीं, बिल्कुल देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। इससे पहले भी गठबंधन में ही रहे हैं लोग, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि तेजस्वी और जो राहुल गांधी कह लीजिए, उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की है बिहार में, और 2-3 सीटों का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो ओवैसी जो थे, ओवैसी अंदर खाने इस बार एक तरह से देखा जाए तो राजद और कांग्रेस के साथ हैं। आपने देखा कि एक सीट पर, जो सीट किशनगंज की सीट है, वहाँ उनका जो कैंडिडेट था सिर्फ 60 या 65, मतलब 50 से 60 के बीच में वो हारा था। तो उस सीट पे उन्होंने कहा कि एक तरह से वीटो करके, इसके अलावा और सीटों पे जो लग रहा था कि काफ़ी नुकसान होगा, तो अंदर खाने उनकी सेटिंग है। तो इस कारण मैं ये कह सकता हूँ कि 2-3 सीटों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब उत्तर प्रदेश का अगर रुख करें तो वहाँ पर जो है जिस तरीके से क्षत्रियों की नाराज़गी है और उसको लेकर संगीत सोम वही क्षत्रिय समाज से आते हैं। पूर्व विधायक जो हार गए थे संजीव बालियान के खिलाफ, जो कहते हैं ना कि वो गोभी खोदने में जुटे पड़े हैं, वहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि उसकी गोभी खोद देंगे, तो गोभी खोदने में जुटे पड़े हुए हैं। और ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, राजनीति है, अगर उनको मौका मिला है तो निश्चित तौर पर इसको वो उभारेंगे। वैसे तो एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, राजनाथ सिंह जैसा बड़ा नेता जिस पार्टी के पास हो, उसके बाद भी क्षत्रिय समाज की जो नाराज़गी, वैसे तो पुरुषोत्तम रूपाला के जिस बयान पर बवाल मचा था, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन क्या जो उत्तर प्रदेश तक और जगह जगह जो ये आग पहुंची है क्षत्रिय समाज की, वो सिर्फ राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है, अंदर भी वाकई इतनी गहरी है? आपका क्या आकलन है? उसके बाद मैं अपना आकलन बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से बात की है भाई जी, क्या इससे वाकई खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है? देखिए, एक चीज़ मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जहाँ तक नाराज़गी एक अलग चीज़ है। गाज़ियाबाद से ये नाराज़गी शुरू हुई जनरल रिटायर्ड जनरल वीके सिंह के बाद, लेकिन ये नाराज़गी जैसे ही बूथ पर जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि जैसे ही उन्हें याद आएगा कि ये सपा का राज, बसपा का राज और यूपीए का राज, क्योंकि यहाँ तो सपा बसपा का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सीटें तो इसी तरह बढ़ती हैं। तो जैसे ही बूथ पर जाने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज भी जानता है उसे भी कहाँ वोट करना है और कौन उसके लिए कर रहा है, ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है। तो 1-2 सीटें, जैसे मुजफ्फरनगर की सीट है संजीव बालियान की, वहाँ अगर नाराज़गी देखें तो संगीत सोम की नाराज़गी एक तरह से हम उसे पर्सनल लेके कह सकते हैं। संगीत सोम की उनकी अदावत है, अपना एक तरह से मान के चलिए वो पॉलिटिकल राइवल, तो उस सीट को हम मान सकते हैं कि वहाँ थोड़ा सा ज़रूर असर पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि जो क्षत्रियों की नाराज़गी इस तरह की होगी कि नहीं भाजपा को हराना, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अभी राजनाथ सिंह भी अभी कूदेंगे, अभी तो पहला चरण है, इस पहले चरण में मान के चलिए कि गाज़ियाबाद की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ क्षत्रिय वोट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए उनकी मांग ये भी थी कि भाई क्षत्रिय वोट यहाँ ज़्यादा है और उसको सीट आपने क्यों बदल दी, मतलब आपको देना भी चाहिए था तो किसी क्षत्रिय समाज से आता। मुरादाबाद की सीट इसी चरण में है, वहाँ सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एसटी हसन सपा के उनकी टिकट कट गई। तो ये ज़रूर है कि सर्वेश सिंह के लिए इस बार जो है, क्योंकि उनका टिकट कटने के बाद अंदर खाने वहाँ भी एक तरह से बगावत वाली स्थिति है, भले तो मान के चलिए कि वहाँ सर्वेश सिंह के लिए जो इस बार पॉजिटिव संभावना है। तो कुल मिलाकर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम लोग बोलते हैं, तो वो भी होता है, लेकिन कई बार जो है डिस्गाइज इन ब्लेसिंग्स भी हो जाती हैं। जी। खैर, तो देखिए, आपने जो बात कही, मेरी भी जो बातचीत हुई है, मुझे याद है कि पिछले जब चुनाव थे विधानसभा के, तो उस समय जाट और किसानों की नाराज़गी का एक पूरा माहौल बना हुआ था। पंजाब से किसान बैठे हुए थे, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट किसान नेता थे और तमाम जो जाट समुदाय के लोग थे वो आए हुए थे। लेकिन अभी जिस तरीके से आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके साथ समझौता कर लिया है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है, तो निश्चित तौर पे जो जाटों की जो नाराज़गी थी वो काफ़ी पैसिव हो गई है, भले ही कुछ जगहों पर हो, लेकिन उस समय जब नाराज़गी थी तो भी जाटों का
ज़्यादा प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तभी योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आ पाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी। अब क्षत्रियों के लिए भी ये बात कही जा रही, क्योंकि देखिए जाट और क्षत्रिय, मैं इन दो कम्युनिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, ये दोनों जो कम्युनिटी हैं ये आन बान शान वाली कम्युनिटी है, इमोशनल है। उसमें जाटों की अगर बात करें तो वो खेती किसानी से भी जुड़ी हुई हैं, और अगर राजपूतों की बात करें तो निश्चित तौर पर, अगर पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर क्षत्रिय होने का एक जो अभिमान होता है कि हमने राज किया है ना, हम अपनी जो है मतलब अपनी जान गंवा देंगे लेकिन अपनी आन से बाज नहीं है। तो जो हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति इन सब जब मुद्दों पर बात आती तो उस पर उनके सामने चेहरा कौन खड़ा होता है आके? दूसरे राजनीतिक दल, ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है या वो नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर। मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूँ जिस पर राजनीति चल रही है। इस ऐसी स्थिति में जब रूपाला से माफ़ी भी मंगवा ली गई और योगी आदित्यनाथ को बार बार वहाँ पर भेजा गया, सहारनपुर सीट पे तो वो 2 बार होकर आ गया, सरधना भी गए वहाँ पर। तो जब उनको भेज दिया गया तो जो मेरा अपना अब तक का राजनीतिक मतलब जो कवर करने का जो अनुभव कहता है, उसमें जो एक बड़ा नेता जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो उस कम्युनिटी के लोग निश्चित तौर पर उसके साथ में अलाइन होते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी बहुत जो नाराज़गी होती है वो रिलक्टेंस में तो जाती है लेकिन विरोध में नहीं जा पाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा होता रहा है। तो निश्चित तौर पर ये नुकसान तो है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा तो ये मानने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ये कह रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है तो वो भी पूरी तरीके से गलत बात है। क्योंकि जनरल वीके सिंह का टिकट कटना हो, और ये नैरेटिव भी, भाई विपक्षी दल यहाँ पर खाली से थोड़ी बैठे हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ने आए, तो वो भी ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए कि आपकी कम्युनिटी के साथ में इस तरीके का अन्याय हो रहा है। ऐसा हमने देखा था, ब्राह्मणों के साथ अन्याय होने लग गया था 2022 में जब चुनाव हुआ, तो अभी क्षत्रियों के साथ अन्याय होने लग गया, इससे पहले जाटों के साथ अन्याय होने लग गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में तो ये भी यही करते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई विपक्ष अभी कुछ नया काम कर रहा है, ये राजनीति में होता चलता रहता। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास नेता, नीति और जिसको कहते हैं नेतृत्व, सबसे बड़ी बात वो कैसा है, किस तरीके से आप उन सब चीज़ों से आगे उबर पाएंगे। तो पहले चरण का जो मतदान है, मुझे लगता है कि इस पर हम लोग सवेरे बुलंद भारत टीवी पर 11 से 1 आपसे चर्चा करेंगे, और उसके बाद 5 से 7। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये 2 समय क्यों रखे हैं, तो हम और अभय जी तो होंगे ही, साथ में एक विशेष पैनल भी होगा। वो इसलिए क्योंकि हम शुरू में बैठकर आपको आंकड़े नहीं बताना चाहते कितनी सीटों पर मतदान हो रहा, वो आज आपसे चर्चा हो गई है। लेकिन 11 बजे तक का क्या ट्रेंड है, क्या घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद 11 से 1 बजे तक आपको जो जो अपडेट हुए होंगे उनकी इनसाइड स्टोरी और उनका छिद्रान्वेषण करेंगे। और 5 से 7 इसलिए हमने समय रखा है क्योंकि 6 बजे मतदान संपूर्ण हो चुका होगा, 5 बजे तक आपके पास काफ़ी डेटा आ चुका होगा। तब बुलंद भारत टीवी आपको बताएगा कि आखिर इसके मायने क्या हैं। और आप निश्चित तौर पर, आपसे हमारी गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पर, इंस्टा पर आप अपनी राय हमको भेजें। आपके जो प्रश्न हों वो भी हमको भेजें, हम उनका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।